मोदी जी का विजन है अच्छा। आज भारत पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में एक लीडरशिप के तौर पे उभरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उन्होंने योग पर भी काफी फोकस किया है। मोदी साहब का एक विजन है कि पहले मेरा देश है, बाद में सब कुछ है। भारत के मन की बात में भारत 24 की टीम आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्म भूमि ऐसे गुजरात के आनंद में। यहाँ पर हम काफ़ी लोग यहाँ पर हाजिर है जिनसे मिलकर हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारत के मन की बात यानी कि यहाँ के जो नागरिक है उनके मन में क्या चल रहा है। जी भारत 24 में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कनौजिया है, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ। जिस प्रकार से भारत के मन की बात नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है तो क्या लग रहा है आपको, पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आपने देखे जो आपको अच्छे लगे हो या नहीं अच्छे लगे हो? पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 वाला जो आर्टिकल था वो निकाल दिया। वो करीब 60 साल से एक बीजेपी का यह एजेंडा रहा था कि 370 हट जाए और समान नागरिकता सबको मिले। वहाँ प्रॉब्लम यह था कि इंडिया में जो लोग कश्मीर के मूल रहवासी नहीं है वो लोग वहाँ कुछ खरीद नहीं सकते, कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, कोई वहाँ उनको वहाँ लैंड खरीदना हो तो नहीं खरीद सकते। तो उससे वो फायदा हुआ कि लैंड खरीद सकते, धंधा रोजगार कर सकते और सब समान अच्छी तरह लोग रह सकते हैं। दूसरा अभी नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान जो अभी आतंकवाद ख़त्म किया उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। पहले तो बम धड़ाका होते थे, बम्बई में होता था, अहमदाबाद में होता, तो इतना डर लगता था कि कहाँ जाए, आतंकवाद कैसे ख़त्म होगा। लेकिन पाकिस्तान को अभी उन्होंने ऐसा ठिकाने लगा दिया कि भीख मांग रहा है पाकिस्तान। वो बहुत अच्छी एक बात है। पिछले 10 साल में मोदी साहब ने जो काम किए हैं उसकी बात करेंगे, उसके साथ साथ आने वाले 5 सालों में आप क्या कामों की अपेक्षा रखते हैं उनसे? रोड रास्ता अच्छी का, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया मोदी जी ने। मोदी जी का विजन है अच्छा, और गरीब लोगों को भी जो मुफ्त में अनाज मिलता है। गरीब लोग अभी पहले क्या था कि गरीब लोगों को रास्ते पे सोना पड़ता था। अभी मोदी जी ने हर घर परिवार को घर देने की गारंटी दी है। मोदी गारंटी बोलते हैं, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उनका एक प्लस पॉइंट है वह है, और विजन बहुत है, बहुत आगे ले जाना है। विश्व में उसको 11वें आर्थिक था देश, अभी 5वें नंबर पर आ गए। अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर आ जाएगा। अभी तो मोदी जी 5 वर्ष रहेंगे तो भारत की काया पलट कर देंगे, समझो। जिस प्रकार से लग रहा है आपको कि मोदी जी ने जो काम किया है विश्व स्तर पर, इसकी जो है लोगों ने इसको सराहा है, क्या लग रहा है आपको कि विश्व स्तर पर किस प्रकार से भारत का नाम आगे बढ़ा? विश्व स्तर पे आप अभी देख रहे हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है वो मोदी साहब के आने के बाद बहुत स्ट्रांग हुई है। फॉरेन में भी बहुत सारी कंट्रियों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हुए हैं। वहाँ पे जो हमारे एनआरआई है उनको भी एक ताकत मिली है, वो लोग भी वहाँ पे हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए आज भारत पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में एक लीडरशिप के तौर पे उभरा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हमारी आवाज़ मतलब जो हम उठाते हैं उसका एक वजन वहाँ पे पड़ता है और हमें उसका बेनिफिट भी मिलता है। चरोतर बोला जाता है आनंद को, आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को चरोतर माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी एनआरआईज भी है, तो इससे उनको क्या फ़ायदा होता है? एनआरआईज को अभी बहुत फ़ायदे होने लगे हैं। आप अगर देखिए तो वहाँ पे भी हमारी एम्बेसी में जो कुछ अभी जो गवर्नमेंट ने जो ई गवर्नेंस जो बोलते हैं जो मोदी साहब ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उससे अभी वहाँ पे भी हमारे एनआरआई को कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे कोई फंस गए। आपने देखा था कि यूक्रेन वॉर में जो हमारे स्टूडेंट्स फंस गए थे तो उनको वहाँ से हमारी गवर्नमेंट ने निकाला। फिर वहाँ पे अगर फॉरेन में किसी का डेथ होता है तो वहाँ पे एम्बेसी से आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एनओसी करवा के। वो सब भी अभी बहुत इजी हो गया है। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि पब्लिक इजीली एक्सेस कर सकती है। आप एम्बेसी में जाओ, पहले ऐसा था
कि भाई एम्बेसी में जाना है तो सबको ऐसा हो कि भी कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। आज पब्लिक इजीली जा सकती है, उनका जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करती है। तो विश्व स्तर पर भारत का नाम आगे बढ़ा है, क्या लग रहा है आपको कि और क्या मोदी सरकार के द्वारा किए गए निर्णय जो है, जो कार्य है, वो कौन से हैं? मोदी सरकार ने जो विश्व स्तर पे जो सफलता हासिल की है उसके अंदर आप देखेंगे तो मोदी सरकार ने एक तो डिजिटलाइजेशन किया, जो कि वर्ल्ड की कंपैरिजन के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन पेमेंट जो करते हैं वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। दूसरी बात कि हमारा इंडिया का एक प्रॉपर कार्ड था जो बैंक के अंदर हमको रुपए कार्ड मिलता था, जो फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए नहीं चलता था, लेकिन मोदी सरकार के अथात प्रयत्नों के बाद अभी चल रहा है। तो विश्व के अंदर जो भी कंपटीशन रहती है उसके अंदर सरकार का पूरा ध्यान रहता है और उसी प्रकार से काम कर रही है। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लाभार्थियों को बहुत काम लग रही है अभी? योजनाओं तो काफ़ी सारी है कि मैं गिनाऊँ तो 365 दिन है, तो 365 योजना तो मोदी जी ने जाहिर की है पूरे 10 साल के अंदर। उसमें से काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो कि एजुकेशन के लिए है, फार्मर के लिए है। एक दो की बात करूँ तो अगर हम सोचे कि फार्मर के लिए, तो हमको यहाँ पे जो खेती होती है उसके अंदर यूरिया का यूज़ होता है, तो काफ़ी सारे खेडूत जो है उसको यूरिया की कमी महसूस कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग मोदी सरकार को एक बंदा मिला राजस्थान की ओर से, और उस बंदे ने वो यूरिया को नीम कोटेड किया, और नीम कोटेड करने के बाद जो यूरिया की एक थैली काम करती है वो सिर्फ 100 ml के अंदर से ही काम चला जाता है। मतलब जो नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसका यूज़ करके उसको रिफॉर्म किया। दूसरा कि मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है उसके अंदर काफ़ी सारा प्रयास किया कि डिफेंस के लिए जो भी साधन सामग्री होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हुआ है। अभी तो स्टार्टअप हुआ है, फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिख रहा है, लेकिन आने वाले साल के अंदर हम सोचेंगे कि भारत एक ऐसा देश बने कि विश्व को पूरा डिफेंस का जो साधन सामग्री है वो प्रोवाइड कर सके। दूसरा कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के अंदर आप देखें कि एक टाइम था कि इंडिया के अंदर अगर शीतला या पोलियो की रसी को खोजने में काफ़ी 10-10, 15-15, 20-20 साल लग गए थे। ये कोविड की बीमारी आई, हमने देखा कि हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने सिर्फ कुछ समय के अंदर ही रसी की खोज की और पूरे विश्व को बांट दी। मतलब इंडिया का ग्रोथ है और मोदी जी जो कर रहे हैं उससे इंडिया को और ग्रोथ मिलेगा। मतलब युवा जो है वो मोदी जी के साथ रहेंगे। युवाओं की जो बात निकली है, तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए कौन सी योजनाएं हैं जो उनको मदद में आएगी? युवाओं के लिए देखेंगे तो हम एजुकेशन से लेके, तो एजुकेशन के अंदर काफ़ी सारा जो सीटें कम मिल रही थी। पहले क्या था कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो कुछ ही लोकेशन थे कि जहाँ पे जाने के बाद ही वो एजुकेशन कर पाते थे। लेकिन अगर यहाँ पे आनंद की बात करें तो हमारे आनंद के अंदर यहाँ पे करमचंद मेडिकल, प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो MBBS की और BHMS की जो सीटें थी वो सीटों एक्सपांड किया। मतलब कि गांव का छोकरा गांव में ही पढ़ के जो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, साइंटिस्ट बन सके। मतलब हर 15 किलोमीटर के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज आज गुजरात के अंदर है। दूसरी बात कि काफ़ी सारा वर्ग ऐसा था कि जिसको एजुकेशन के लिए आर्थिक परिस्थिति नहीं थी जिसकी, तो फाइनेंशियल इश्यू की वजह से ओपन कैटेगरी के बंदे बन नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। तो उसके लिए काफ़ी सारी योजनाएं लाई गवर्नमेंट, जैसे कि युवा स्वावलंबन योजना के तौर से काफ़ी सारे युवा लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद युवाओं को एक ऐसी इच्छा रखते हैं अपने मन के अंदर कि उसको जॉब मिले, तो जॉब के लिए गवर्नमेंट क्षेत्र तो है लेकिन वो लिमिटेड है। जैसे हमारे देश की आबादी है वैसे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते सभी को, लेकिन गवर्नमेंट ने एक दूसरा सोचा और जो प्राइवेट सेक्टर की सारी अच्छी अच्छी जो कंपनी है उनको ऐसा प्रोत्साहित किया कि वो लोग ने एम्प्लॉयमेंट अपना जो चाहिए उससे ज़्यादा कर दिया और उसका उत्पादन भी बढ़ाया। काफ़ी सारी कंपनियों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो ज़रूरी गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए थी वो काफ़ी अच्छे तौर पर उपलब्धि करवाई कि जिसे करके एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, काफ़ी सारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अभी काफ़ी सारे बंदे लोग जॉब कर सकते हैं। युवाओं को स्टार्टअप के लिए भी काफ़ी मदद मिल रही है। मोदी जी का एक बहुत अच्छा सुझाव था ये स्टार्टअप के जरिए काफ़ी सारे युवाओं ने पोतानी अपनी खुद की इंडस्ट्री डेवलप की। अभी जितनी की है उसमें थे तो काफ़ी सारी मिनी इंडस्ट्री से लेके मीडियम कैटेगरी के अंदर आज आग भी गई है। और आने वाले विज़न के अंदर मोदी जी का जो विज़न है कि इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल
हब भी बने विश्व के अंदर तो वो होगा। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि रही है। विद्या का पूरा क्षेत्र यहाँ पे बनाया गया है, विद्यानगरी की तरह पहचान मिली है इसको, जो विद्यानगर कहलाता है। साथ ही में श्वेत क्रांति जहाँ से होती है वो आनंद मिल्क सिटी के नाम से भी जानीता है। तो क्या लगता है आपको कि आनंद के लिए कौन से डेवलपमेंट के काम जो है वो हुए हैं या आगे होने चाहिए? डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने इतने सारे डेवलपमेंट्स किए हैं। अगर मैं बात करूं शिक्षण क्षेत्र से, जो कि आपने बताया कि विद्या की नगरी है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमारे बाप दादाओं ने जो पढ़ा है हमको भी सिर्फ वही पढ़ना है, राइट। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पूरा ट्रेंड बदल चुका है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी पिछड़े थे। लेकिन जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो वो जान सकेगा कि पूरे भारत में किस प्रकार से काम हो रहा है, हमारी पुरातन संस्कृति क्या थी, तो उसके ऊपर भी एक फोकस है। योगी नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उन्होंने योग पर भी काफ़ी फोकस किया है। तो योग के रिलेटेड और आयुर्वेदिक के रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो अवेयरनेस नहीं थी स्टूडेंट्स में, तो वो अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए बच्चों तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे और पूरे देश और विश्व तक पहुंचे। तो ये प्रयास हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो लोग टेक्नोलॉजी से इतने अनजान थे या उनको समझ नहीं थी, वो लोग भी अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अभी आप लोग देखते हैं कि पहले मोबाइल काफ़ी इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन अभी मोबाइल के जरिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काफ़ी युवा ऐसे हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई स्किल सीख रहे हैं और उसके जरिए पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये भी एक यूथ पावरमेंट ही है। ये सारी बात हुई केंद्र की या फिर नेशनल बात हुई। अगर लोकल बात की जाए तो आनंद में कौन से डेवलपमेंट के काम हुए हैं और क्या कौन से होने चाहिए? आनंद में भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी हमारे आनंद के जो सांसद है श्री मितेश भाई पटेल, बका भाई पटेल, तो उन्होंने भी अपनी धनराशि में से 11 लाख की राशि प्रदान करके जो भी प्राथमिक शिक्षण के जो भी क्लासेस है तो उसको पूरा रिनोवेट करवाया था। सांसद निधि फंड में से 13 लाख रुपए खर्च करके जो भी सुविधाएं बच्चों को चाहिए थी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नेशनल एजुकेशन या फिर नेशनल की बात करते हैं, तो हमारे लोकल सांसद ने भी काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में किया है और वो हम सब लोग देख सकते हैं। कौन से डेवलपमेंट के काम हुए हैं यहाँ पर? पहले तो यहाँ पे एक सिविल का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है कि जो कि सिविल के लिए जो जगह है वो भी अलॉट हो गई है और अभी उसका टेंडर भी हो गया है, तो थोड़े दिन में चालू भी हो जाएगी कामकाज। और दूसरा बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारा रोड, रास्ता, फिर जो ड्रेनेज का काम था वो, फिर यहाँ आनंद के अंदर एक पब्लिक की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो वो भी हो गया है। तो सांसद के जरिए से देखेंगे तो काफ़ी सारा काम यहाँ पे हुआ है और जो अभी बाकी है वो आने वाले दिन में होगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार से इस वक्त 2024 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, क्या लग रहा है कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार जनता वोटिंग करेगी? पूरे देश में अभी एक ही माहौल है, हर लोग एक मोदी साहब को ही वोट देते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में मोदी साहब इतने बैठ गए हैं कि पूरा इंडिया, भारत आज मोदी साहब को वोट देते हैं। क्योंकि मोदी साहब का एक विज़न है कि पहले मेरा देश है, बाद में सब कुछ है। आज 140 करोड़ जनता के लिए वो इतना काम करते हैं। आयुष्मान, अभी आपने सुना होगा आपके मीडिया वालों ने कि आयुष्मान कार्ड, हर घर में एक आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड के इतने लाभार्थी है कि जिसके घर में पैसे की कमी थी, उसकी वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते थे बड़े बड़े अस्पतालों में, वो आज फ्री में हो रहा है। 10 लाख तक, गुजरात में तो 10 लाख तक फ्री में हो रहा है। उससे बड़ा लाभ क्या चाहिए पब्लिक को? लाइट है 24 घंटे, रास्ता है, पानी है, अनाज फ्री में मिल रहा है। हर 3 महीने में खेडूतों को 2000 रुपया अकाउंट में आते हैं किसान सम्मान निधि से। और हमारे आनंद की बात करूं आपको, आप आनंद में हो तो आनंद में 6 लाख आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी है जिन्होंने लाभ लिए हैं। और हमारे इधर के सांसद जो है, हमारे सांसद मितेश भाई पटेल भाजपा के हैं, उन्होंने कोविड के टाइम पे उतनी सारी पब्लिक की सेवा की है।
और अभी भी उनको ही उम्मीदवारी पद मिला है, तो हम लोग तो वही सोच रहे हैं कि 2024 में सबसे ज्यादा वोट से हमारे मितेश भाई पटेल आणंद से जीते, क्योंकि मितेश भाई पटेल 24 घंटे में आप कोई भी टाइम पे उनको आप कॉल करोगे तो पहली रिंग पे हमारा कॉल उठाते हैं, हमारी सेवा में हर वक्त हाजिर रहते हैं। क्योंकि पब्लिक को एक ऐसा नेता चाहिए कि जो पब्लिक में काम करे, पब्लिक के बीच में जाके काम करे। तो हमको तो ऐसा एक नेता आणंद में हमारे लोकल नेता में मिला है, सांसद मितेश भाई पटेल। और कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के जनता मतदान करेगी? जनता का विजन एक ही है कि मोदी साहब का एक बेस्ट विजन है कि भारत देश 2047 को पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ने वाला देश हो। और अभी जो 11 नंबर पे था उससे अभी 5वें नंबर की इकोनॉमी है भारत देश, कितना आगे बढ़ रहा है भारत। तो हमको तो यही सोचेंगे कि हमारा एक नसीब है कि मोदी साहब जैसे नेता मिले, हम 11वें नंबर से 5 नंबर पे आए। और हमको अभी एक आशा है कि मोदी साहब बोले हैं तो हम फर्स्ट तक जाएंगे, उससे ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात कोई है नहीं। और देश में इतना सारा विकास तो हो ही रहा है, तो पब्लिक तो चाहेगी कि मोदी साहब ही आगे जीते। साथ ही में कहीं पर महंगाई का भी एक जिक्र होता रहता है, तो क्या लग रहा है महंगाई को लेकर? महंगाई की आपको बात करूं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी रोजगारी भी बढ़ी है, उतनी सैलरी भी बढ़ी है। रोजगारी बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी, बराबर। वो कोई मुद्दा है ही नहीं। बस ये विपक्ष वाले जो है वो महंगाई महंगाई करते हैं, लेकिन हम लोग को तो कोई महंगाई परेशानी नहीं करती है। जी, कई युवा भी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे मिलकर भी जानने का प्रयत्न करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या माहौल देखकर युवा मतदान करेंगे? एक युवा है तो युवा अपने देश के जो नेतृत्व करेगा वो प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ अपने जो विस्तार में जो सांसद होगा उसको, ये दोनों चेहरों को देख के ध्यान में रख के ही ये युवा मतदान करने वाला है। हमारे आनंद की बात करें तो हमारे आनंद में अंदर अभी 5 साल में 2019 से 2024 तक हमारे माननीय सांसद सभ्य श्री मितेश भाई पटेल रनिंग सांसद थे, और उनको अभी दूसरी बार उनको चांस मिला है। तो उनके काम की बात करें पर्टिकुलर उनको युवाओं और यूथ स्टूडेंटों के बारे में, तो जब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिंडिकेट सभ्य तरीके मितेश भाई थे, चालू सांसद भी थे और सिंडिकेट भी थे, तब उन्होंने स्टार्टअप इनोवेशन को प्रमोशन करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्टअप इनोवेशन काउंसिल बनाई, जो आनंद के ऐसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड स्टूडेंट हो, जो जिनको भी स्टार्टअप का आइडिया हो तो अपना स्टार्टअप का आइडिया रिप्रेजेंट करे, और जो उसका आइडिया अप्रूवल होता है तो 2.5 लाख तक ग्रांट, लोन नहीं ग्रांट उनको मिलती है उनको। और आगे माननीय प्रधानमंत्री श्री के द्वारा स्टार्टअप इनोवेशन के लिए जो भी योजना बनाई, जैसे कि मुद्रा लोन है, XYZ दूसरी जो योजना है, उनका भी उनको लाभ मिलता है। एक स्टार्टअप के लिए उनको बहुत प्रमोशन हमारे माननीय सांसद सभ्य श्री ने अपना पर्सनली ध्यान देके दिया। दूसरी एक बात करें, अभी तक पूरे विश्व देश में नहीं पूरे विश्व में पहली ऑर्गेनिक और नेचर फार्मिंग के रिलेटेड यूनिवर्सिटी जो बनी हो, तो हमारे आनंद के अंदर गुजरात नेचर फार्मिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी बोरसद चौकड़ी पे बनी है, और उसका काम पूरे मध्य गुजरात के अंदर है। ये पहली यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में बनी हो तो ये आनंद के अंदर बनी है, इसलिए हमारे सांसद सभ्य श्री ने 2021-22 में ये यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। और इससे ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं। दूसरे एक बात करें तो वंदे भारत ट्रेन है, तो वंदे भारत ट्रेन आनंद में रुकती नहीं थी, तो हमारे माननीय सांसद सभ्य श्री ने अपने बुलंद आवाज में पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई, और इस विषय पे अभी रेलवे मंत्रालय सोच भी रहा है कि अब क्या कर सकते हैं आगे। और बात करें कि भाई नया रेलवे स्टेशन है, जो उसका प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल 2 घंटे में माननीय रेलवे मंत्री श्री के सामने रजूआत करी और 2 घंटे में उसका अप्रूवल लाए। और उन्होंने माननीय रेलवे मंत्री श्री और सांसद श्री का अभिप्राय था कि भाई ये प्रोजेक्ट युवाओं करे, तो आनंद की आर्किटेक्चर कॉलेज के विद्यार्थी ये पूरा प्रोजेक्ट की डिजाइन करने वाले हैं, मतलब कि युवाओं को बहुत प्राधान्य मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात हुई, अब हम बात करेंगे कांग्रेस के। क्या लग रहा है आपको कांग्रेस के प्रत्याशी जो सामने आए हैं, वो भी एक उभरते हुए नेता है और जानीता नाम है गुजरात में? कांग्रेस की बात आप करते हैं, लेकिन अभी जो इलेक्शन है वो प्रधानमंत्री के लिए है। इंडिविजुअल पक्ष के लिए बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने अपनी खुद की बहुमति हो सके ऐसा कैंडिडेट खड़े किया हो, बराबर। एक ही पार्टी है बीजेपी, जो कि पूरे बहुमति के कैंडिडेट सभी जगह पे रखे हुए हैं।
तो उसके कांग्रेस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। जी, तो ये काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित थे हमारे साथ, जिनसे मिलकर हमने जानने की कोशिश की। और इस बार का जो मतदान है वो सिर्फ मोदी जी को देख के किया जाएगा और उनके जो काम है उनको देख के किया जाएगा, ऐसा भी इनका मानना है। सपन पटेल, भारत 24, आनंद।